इतिहास में हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले चैप्टर में हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर बता चुके थे। तो पहले चैप्टर में हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि राष्ट्रवाद क्या होता है, मेटरनिख कौन था, मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं, सामंतवाद क्या है, जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, मध्यम वर्ग किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 8 के आगे सारे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण, कि जो 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई उसका सबसे मुख्य कारण क्या था। तो इसी के बारे में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका उत्तर जानेंगे कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारण को माना जाता है। 4 कारण इसके प्रमुख है जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। सबसे पहले राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण और बौद्धिक कारण। यही 4 कारण है जो कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक लुईस 16वां था। निरंकुशवादी शासक, निरंकुशवादी कहने का मतलब होता है कि वैसा शासक जिसे किसी जनता ने नहीं बिठाया हो बल्कि अपनी शक्ति के प्रभाव से खुद राजा बन गया हो, उसे ही हम लोग निरंकुशवादी शासक कहते हैं। तो उस समय, जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस का जो शासक था एक निरंकुशवादी शासक था जिसका नाम था लुईस 16वां। ठीक है, लुईस 16वां उस समय फ्रांस का शासक था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यह जो शासक था यह बहुत ही भ्रष्ट शासक था। इसके शासन काल में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, विशेषकर सर्वहारा वर्ग की स्थिति खराब थी। सर्वहारा वर्ग हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो इसके शासन काल में सर्वहारा वर्ग की स्थिति सबसे अधिक दयनीय थी और सर्वहारा वर्ग के अलावा पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। कुलीन वर्ग कहने का मतलब होता है कि रुपयों पैसे से थोड़ा धनी आदमी, जिसके पास थोड़ा ताकत होता है, शक्ति होता है, उसे ही हम लोग कुलीन वर्ग कहते हैं। तो चूंकि इसके पास ताकत था, शक्ति था, कुछ रुपये पैसे थे, इसलिए इसकी स्थिति थोड़ी अच्छी थी। लेकिन सर्वहारा वर्ग जो कि निम्न वर्ग में आते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी। ठीक है, इस क्रांति के मार्ग को वॉल्टेयर, रूसो तथा मोंटेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। कहने का मतलब हुआ कि यह जो फ्रांस की क्रांति हुई इसे आगे बढ़ाने में मुख्य सहयोग दिया वॉल्टेयर, रूसो तथा मोंटेस्क्यू ने इसे आगे बढ़ाया। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई 1789 ईस्वी में, यह लुईस 16वें के शासनकाल में हुई, क्योंकि लुईस 16वां ही उस समय शासन कर रहा था जो कि एक निरंकुशवादी शासक था। उसके शासनकाल में सर्वहारा वर्ग की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई थी, चूंकि लुईस 16वां एक बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार शासक था और उसके अलावा पादरी और कुलीन वर्ग की थोड़ी स्थिति अच्छी थी। और जो यह फ्रांस की क्रांति थी इसे आगे बढ़ाने में मुख्य सहयोग किया, रास्ता दिखाया वॉल्टेयर, रूसो तथा मोंटेस्क्यू ने इसे आगे बढ़ाया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वियना कांग्रेस का क्या लक्ष्य था। वियना कांग्रेस के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे, नाम सुने होंगे। तो वियना कांग्रेस का क्या लक्ष्य था, क्यों वियना कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो देखिए, 1789 से लेकर के 1815 तक जो भी घटना घटा है, 1789 कहने का मतलब कि फ्रांस की क्रांति के समय से लेकर के 1815 ईस्वी तक जो भी घटना घटा है उसे दोहराया न जाए। सिर्फ उस घटना को दोहराया न जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए। नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए और जो फ्रांस की क्रांति के समय जो घटना घटा उस घटना को पुनः दोबारा दोहराया न जाए। इसके लिए ही यूरोप में जैसी स्थिति है उसे कोई परिवर्तन न होनी चाहिए। मतलब कि मुख्य 3 कारण थे जिसके चलते वियना कांग्रेस का स्थापना हुआ और वियना कांग्रेस का लक्ष्य भी यही था। सबसे पहला कि
कि 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा, मतलब फ्रांस की क्रांति से लेकर के 1815 तक जो भी घटना घटा उसे दोहराया न जाए, सबसे पहला। और दूसरा था कि नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए, और साथ में यूरोप जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन न होनी चाहिए, इसलिए भी वियना कांग्रेस की स्थापना की गई। तो यही मुख्य 3 कारण थे जिसके चलते वियना कांग्रेस की स्थापना हुई, और वियना कांग्रेस का लक्ष्य भी यही 3 कारण की वजह से ही इसका पूरा लक्ष्य निर्धारित था। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, साम्राज्यवाद का यहाँ पर परिभाषा लिखना है। तो देखिए, जब कोई बड़ा देश किसी छोटा देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जाहिर सी बात है कोई छोटा देश है तो वह गरीब देश रहेगा, ताकत भी उसके पास कम रहेगी, और कोई बड़ा देश है उसके पास पूंजी भी ज़्यादा रहेगा, उसके पास ताकत भी अधिक रहेगा। तो जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे ही हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। साम्राज्यवाद कहने का मतलब होता है साम्राज्य का विस्तार करना। जो छोटे देश होते हैं उस पर जबरदस्ती कब्जा करके अपने क्षेत्र में विस्तार कर लेना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ ही होता है शोषण करना। ठीक है, अपने से कमजोर वर्ग के लोगों पर शोषण करना, अपने से जो भी वर्ग कमजोर हैं, जो भी क्षेत्र कमजोर में आते हैं, उन सभी क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना और उनका शोषण करना, इसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन यही कह रहा था कि साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखें। 1848 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका मुख्य कारण क्या था, क्यों यह क्रांति हुई, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे जो कि आपको नीचे दिखाया गया है। तो कौन कौन से कारण थे। तो पहला था कि साम्राज्यवाद का प्रसार। साम्राज्यवाद जिसे हम आपको अभी ऊपर बताए कि अपने से छोटे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना साम्राज्यवाद कहलाता है। तो इसका बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होने लगा, इसलिए भी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई। दूसरा है कि मध्यम वर्ग के ऊपर शासन। जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो नीचे तबके के लोग थे, उनके ऊपर शासन करना। राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव। उस समय के जितने भी सारे राजनीतिक दल थे सभी में एकजुटता नहीं थी, सभी में संगठन नहीं था, संगठन का अभाव था। और चौथा था जो कि मुख्य कारण था कि लुई फिलिप की असफल को सबसे बड़ा कारण माना गया। उस समय जो लुई फिलिप असफल हो गया था उसी को सबसे बड़ा कारण माना गया, क्योंकि इसने जनता से वादा किया था। लुई फिलिप जब शासक बना था, जब शासन कर रहा था, तो उसने जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, लुई फिलिप शासन करने के पहले जनता से यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी, अगर हम सत्ता में आएंगे तो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जो कि कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके काल में भूखमरी और ज़्यादा बढ़ गई। इसका विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी गई, जिससे बहुत सारे नेता मारे गए। ठीक है, बहुत सारे नेता मारे गए। कहने का मतलब हुआ कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति में जो मुख्य योगदान था वह था लुई फिलिप का, क्योंकि वो वहीं असफल हुआ था। उसने जनता से जो वादा किया उसे पूरा नहीं कर पाया। उसके शासनकाल में भूखमरी और ज़्यादा बढ़ गई। उसने कहा था कि गीजो को प्रधानमंत्री बनाए थे, जो कि एक कठोर प्रवृत्ति का आदमी था, उसे भी वह प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सुधारवादी नेता थेथस ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस द्वारा उन पर गोलियां चलवा दी गई, और इसके अलावा बहुत सारे नेता जो कि इसका विरोध कर रहे थे उन पर भी गोलियां चलवा दी गई, जिससे बहुत सारे नेता मारे गए। इसी सभी कारणों के वजह से 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वियना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया। वियना सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया था, इसकी क्या उपलब्धि थी, वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धि थी, इसका आयोजन क्यों किया गया था। तो देखिए, वियना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी सुधार कार्य किए गए हैं, जो विकास के कार्य किए गए हैं, उसे राजनीतिक में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना है। ठीक है, जो भी राजनीतिक में परिवर्तन आए हैं नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, उस सभी को समाप्त कर देना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना।
नेपोलियन के पहले जो भी व्यवस्था काम कर रही थी पुनः उसी व्यवस्था को लागू किया जाए और नेपोलियन के सारे व्यवस्था को पुनः समाप्त कर दिया जाए तथा फ्रांस की क्रांति के दौरान प्रजातंत्र और गणतंत्र का उदय का विरोध करना, क्योंकि नेपोलियन के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति में प्रजातंत्र और गणतंत्र का उदय हुआ था। इन सभी का विरोध करना ही वियना सम्मेलन का लक्ष्य था और वियना सम्मेलन का आयोजन भी इसीलिए किया गया था। अब देखिए, अब वियना सम्मेलन की क्या उपलब्धि थी इसके बारे में हम लोग नीचे देखेंगे। तो सबसे पहला कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। नेपोलियन जब अपने शासनकाल में जितने सारे भी क्षेत्र जीते थे युद्ध के दौरान, उन सभी क्षेत्र को वापस करने के लिए कहा गया। सबसे पहला उपलब्धि यही था कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने के लिए कहा गया। दूसरा उपलब्धि था कि इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित करना, कि जो इटली है उसे 300 छोटे छोटे राज्य में विभाजित कर देना, खंडित कर देना। और तीसरा उपलब्धि था कि रूस को पोलैंड का एक भाग मिला, अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। रूस को पोलैंड का एक भाग मिला, अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय हुआ। रूस को एक पोलैंड का छोटा सा भाग दे दिया गया और इससे फिर क्या हुआ कि प्रतिक्रियावादी शक्ति का विजय माना गया। ठीक है, अब देखिए, अब 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के कारण को लिखें। 1830 ईस्वी का जो क्रांति था, जो जुलाई 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुआ, उसके मुख्य कारण क्या थे, इसी कारण को लिखना है। तो देखिए, फ्रांस 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा गया। फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। अब देखिए, अब इसके आगे कह रहा है कि मेटरनिख का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। ठीक है, यह सभी बात 1830 ईस्वी की क्रांति के समय का ही है कि मेटरनिख का उस समय का कथन था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। इस क्रांति में चार्ल्स दशम एक स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलगेनी को प्रधानमंत्री बनाया गया जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने किया। ठीक है, जब प्रतिक्रियावादी पोलगेनी को प्रधानमंत्री बनाया तो इसका विरोध उदारवादी लोगों ने किया। तो सबसे बड़ा कारण, इसका मुख्य कारण यही था 1830 ईस्वी के क्रांति का कि गृह युद्ध की शुरुआत हुआ था जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा गया। सबसे पहले आप समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, तो सबसे पहले आपको बताना है कि मेटरनिख का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। इस क्रांति में चार्ल्स दशम एक स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। सबसे पहला कारण यही था कि जो फ्रांस में जो राष्ट्रीयता की भावना पनप रही थी उसे वह दबाने का कार्य किया और इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलगेनी को प्रधानमंत्री बनाया गया जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने किया। इन्हीं दो कारणों की वजह से 1830 ईस्वी की क्रांति हुई। तो चलिए, इसी के साथ आपका यह क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1830 ईस्वी के क्रांति के प्रभावों को लिखे। अभी हम आपको 1830 ईस्वी की क्रांति के दो कारण बताए। अब 1830 ईस्वी की क्रांति के क्या क्या प्रभाव थे इसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहला प्रभाव जो कि 1830 ईस्वी के क्रांति के पश्चात आया कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। वियना कांग्रेस का लक्ष्य के बारे में अभी हम आपको ऊपर में बताए, तो वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। सबसे बड़ा प्रभाव 1830 ईस्वी की क्रांति का यही पड़ा। दूसरा प्रभाव पड़ा कि पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ। यूरोप के पूरे क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ। अब तीसरा प्रभाव हम लोग देखेंगे कि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया और जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया गया। यही चार प्रभाव 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद आया, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताए कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। दूसरा प्रभाव बताए कि पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ। उसके बाद हम आपको बताए कि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया और सबसे लास्ट में कि जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया गया। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन तक आपका सारे क्वेश्चन
समाप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, दोनों के एकीकरण का रुकावट थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक को कहा जाता है, जिसका कहना था कि किसी भी देश में शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई नहीं करो। मेटरनिक के बारे में सबसे पहले ऊपर में ही हम आपको बताए थे कि वह एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, जिसका कहना था कि शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई कभी भी मत करो। यह एक निरंकुशवादी राजा था। जैसे ही मेटरनिक का पतन हो जाता है, वैसे ही इटली और जर्मनी का विकास हो जाता है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा बाधा थी, क्योंकि एकीकरण के पीछे राष्ट्रवाद का हाथ था और ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय जो मेटरनिक था, वह एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, निरंकुशवादी राजा था, जिसका कहना था कि शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई नहीं करो। यह एक निरंकुशवादी राजा था। जैसे ही मेटरनिक का पतन होता है, जैसे ही मेटरनिक की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही इटली और जर्मनी का विकास हो जाता है। तो यही भूमिका थी ऑस्ट्रिया की जर्मनी और एकीकरण के विकास में। तो चलिए, इसी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त हो जाता है और अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 से बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 16 के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, सभी क्वेश्चन का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। एक लाइक तो कम से कम आप वीडियो को जरूर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।